देखिए, जो मैं आपको बताता हूँ वो कहीं न कहीं कानूनी रूप से जुड़ा हुआ या फिर एक्सपीरियंस या फिर जो देखा हुआ है, मैं देखता हूँ वो चीज़ें, ऑब्ज़र्व करता हूँ वो चीज़ें, वो सब कुछ मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाता हूँ। और जो भी व्यक्ति मेरी गाइडलाइन के अनुसार चलता है अपने जीवन में, वो कहीं न कहीं उन चीज़ों को उतारता है। अगर मेरे बताए हुए रास्तों पर अगर आप चलते हैं, तो मैं कहता हूँ आपको कभी भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली, आपका कोई बाल वाँका तक नहीं कर पाएगा। लेकिन कहीं न कहीं जो व्यक्ति तमाम लोगों से पूछता है और पूछने के बाद लास्ट में जो है वो ऐसा काम कर बैठता है कि वो उसके बाद फिर कहीं न कहीं एक दलदल में फँस जाता है और बाद में कहता है कि सर मेरे से तो ये गलती हो गई। तो देखो, गलतियां आप करोगे, ये कानून में कानून है। यहाँ पर अगर आपने एक स्लिप पर, एक पर्चे पे कुछ लिखकर भेज दिया या दे दिया कोर्ट में, उसके बाद आप वापस किसी भी हालत में नहीं ले सकते हैं उसके लिए। वो कागज वो कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष के लिए एविडेंस बन जाता है और फिर आप पछताते रहते हैं कि सर मैंने गलती से कैसे लिखवा दिया। तो बहुत सारी आपको चीजें देखनी होती हैं, क्योंकि कानून में एक बार चीज जाने के बाद फिर वापस नहीं ले सकते आप उसको मना कर दो, सर हम सुनवाई नहीं करवा चाहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सुनवाई मत करवाओ, लेकिन वो चीज आपको वापस नहीं मिलेगी कि भाई ठीक है इसको वापस ले लो। वो ऑन रिकॉर्ड हो जाता है, फिर वो पब्लिक कागज बन जाता है और वो कागज जो है वो दूसरा व्यक्ति अगर उसको लग जाता है, पता लग जाएगा हाँ ये मेरे काम का आएगा, तो वो उसका मिसयूज कर सकता है। तो ऐसे में आपको बहुत सोच समझ के अपना कदम उठाना है और बहुत सोच समझकर अपने द्वारा कोई भी कागज न्यायालय तक पहुंचाना है। अब मैं बात करता हूं उस कागज की जो एक व्यक्ति, एक पति जो है परेशान होकर अपनी पत्नी को बुलाने के लिए डालता है, यानी कि सेक्शन 9 का मुकदमा। सेक्शन 9 का मुकदमा आप अपने द्वारा दायर करते हैं, लेकिन आप ये नहीं पता आपको कि इन मुकदमों का दुष्परिणाम क्या होगा। इस सेक्शन 9 का मुकदमा आपके लिए वही कंडीशन स्थापित कर सकता है जिसे बोलते हैं आ बैल मुझे मार। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जब आप सेक्शन 9 का मुकदमा आप करते हैं, तो आप से पहले जो सेक्शन 9 मुकदमा किया है, उससे पहले बहुत समय पहले ऐसा होता है कि वो पत्नी आपको छोड़कर जा चुकी होती है। वो मायके में चली जाए या अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाए, वो कहीं ना कहीं आपको छोड़कर जा चुकी होती है। जब वो महिला आपको छोड़कर जा चुकी है और आप उसके पीछे पीछे सेक्शन 9 का मुकदमा दायर करेंगे, तो वो महिला ये नहीं समझती है कि वो मुझे बुलाना चाहता है, बल्कि वो ये समझती है कि इसने मेरे ऊपर मुकदमा किया कैसे, अब मैं इसको बताऊंगी। तो वो तुम्हारे लिए उसी चीजों को घुमा फिरा कर फिर वो तुम्हारे ऊपर दहेज का मुकदमा झूठा, घरेलू हिंसा का मुकदमा झूठा, मेंटेनेंस का मुकदमा झूठा, ये सब तीनों चीजें जो है ये उसको, महिला को वरदान में मिली हुई हैं। वो सारे वरदान में दिए हुए जितने भी बाण हैं वो तुम्हारे ऊपर छोड़ दिए जाते हैं। फिर तुम भागते हो कि भी अपनी जान बचाएं या फिर ये मेंटेनेंस, ये जो सेक्शन 9 का मुकदमा है इसको लड़ें। तो यही चीजें आप करते हैं और इसीलिए कंडीशन यही बन जाती है कि आ बैल मुझे मार। जबरदस्ती जो जा रही है महिला वो जाने दो, बुलाने की आवश्यकता क्या है उसको। और अगर बुला भी रहे हैं तो ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए कि जिस पर आपकी ही जीत हो, हार ना हो आपकी। आप क्या करते हैं कि सीधे गए वकील साहब के पास में, वहां पर मुकदमा दर्ज कर लिखवाया और आपने सीधे सेक्शन 9 का फाइल कर दिया। उस मुकदमे का नोटिस जैसे महिला के पास पहुंचा, महिला एकदम से आग बबूला हो गई और उसने तुम्हारे ऊपर तमाम मुकदमे दर्ज करवा दिए। अब तुम बचने की, मतलब उसको बुलाने की तो भूल जाते हो, वरना और अपने आप को बचाने की सोचते हो कि बचें कैसे हम। और फिर जब वो चीजें बार बार आपके ऊपर आती हैं, आपको उनकी दिक्कत परेशानी आती है, तो फिर कहते हैं कि मैं तो इस महिला को कभी नहीं रखूंगा। यानी कि नेगेटिव चीजें आ जाती हैं। जो अब तक बुलाने की बात चल रही थी वो अब बदल किस में गई है, ये कहीं ना कहीं मतलब दुश्मनी का भाव बदल गया कि भाई अब मैं इस महिला के साथ नहीं रहूंगा, इसने मेरे को इतना परेशान कर दिया है। तो आप सोचने समझने से पहले आप ये करें कि आपको सेक्शन 9 का मुकदमा फाइल ना करके आपको सीधे सीधे एक रिट फाइल करें सीधे हाई कोर्ट में। इसका नाम है हैबियस कॉर्पस। इस रिट को फाइल जैसे आप करेंगे, वैसे ही महिला जो मुकदमे करने की सोच रही है ना, वो नहीं करेगी। और तुम्हारा जो उद्देश्य है, जो मकसद है सेक्शन 9 को दायर करने का, वो भी पूरा हो जाएगा। आएगी तो ठीक, नहीं आएगी तो आर या पार, दो चीजें जाते हैं ना। आप ये चाहते हैं कि सर आए आ जाए, नहीं आए तो खत्म करें सब कुछ, तो यहीं पर आपकी आर पार भी हो जाएगी। ये मैं आपके लिए बेस्ट एडवाइस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। जब पता नहीं होता है तो फिर वो कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में जाते हैं, और गलत डायरेक्शन में जाते हैं तो कई साल अपने बिता देते हैं। सेक्शन 9 को तुम आज केस डाल दोगे, ऐसा है तो है नहीं कि कल ही खत्म हो जाएगा, कल ही डिसाइड हो जाएगा। उसमें भी आपको डेट टू डेट लगते लगते 3-4 साल यूं ही बीत जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। और इसके चलते हुए जो आप पैसा, समय, सब कुछ खराब कर रहे हैं ना, ये सब कुछ आपका हाई कोर्ट में जाकर बच जाएगा। आपको पता लगेगा कि हाँ वो बाकी रहना चाहती है या फिर नहीं रहना चाहती है।
और एक चीज मैं जेन्युइन फैक्ट बताता हूं, जो महिला आपको एक बार छोड़ के चली गई ना, चाहे कारण छोटा था या बड़ा था, कारण कहीं ना कहीं जाने का था उसका। अगर वो एक बार आपको छोड़ के चली गई तो तुम किसी भी कानून के द्वारा बुला लो उसको, वो फिर वापस चली जाएगी, वहीं चली जाएगी वो। और जो इंसान अगर थोड़ी छोटी मोटी घर की परेशानियां, घर की चीजों को नहीं समझ सकता है ना, तो आप ये समझिए कि परिवार में रहकर बहुत बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियों से लड़ना पड़ता है, तब जाकर परिवार बनता है। और आजकल की महिलाएं घर में आके सास को ये कहती हैं कि मुझे पसंद नहीं है, मैं इसके साथ रहूंगी नहीं, इसके साथ, ये सास अच्छी नहीं है। अरे सास क्या अच्छी नहीं है? सास ने अपना तिनका तिनका करके अपना घर बना दिया, उन्होंने अपनी संतान को पढ़ा दिया, अच्छा इंसान बना दिया, घर को स्वर्ग बना दिया, और तुम कल की आकर महिला ठप्पा लगा रही हो उस पर कि वो अच्छी नहीं है। तुम अच्छी नहीं हो, क्योंकि तुमको समझना नहीं आया कि सास ने कितना संघर्ष किया है, कितना मजबूरी में अपने बच्चे को पाला है, कितना उसने संघर्ष करके उसको पढ़ाया है, एक एक रुपया करके इकट्ठा करके उसने उसको पढ़ाया है, तब जाके वो तुम्हारे लिए एक सक्सेसफुल इंसान बना है, तब तुम्हारे लिए एक पति मिला है। और तुमने कल आके ठप्पा लगा दिया सास पर कि ये दहेज लोभी हैं, इनके ऊपर दहेज का मुकदमा दर्ज करवाओ। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप वाकई अपनी माँ से प्रेम करते हैं और आपकी माँ ने आपके लिए बहुत संघर्ष किया है, एक बार अपने संघर्ष के बारे में पिछले सोच लीजिए कि मेरी माँ ने मेरे लिए क्या क्या किया है, शायद तुम्हें याद आ जाए वो चीजें। उसके बाद अगर आपकी माँ के आंखों में आपके रहते हुए अगर आंसू आ रहा है ना उसकी आंख में, और सिर्फ आपकी पत्नी की वजह से, तो मैं कहता हूं धिक्कार है तुम पर कि तुम्हारे होते हुए तुम्हारी माँ दुखी है। किसी को किसी पर भी अधिकार नहीं है कि वो इंसान उसको इतना दुख दे, उसको परेशान करे कि वो व्यक्ति जो है अपने घर परिवार में सिर्फ रो रोकर ही अपना बुढ़ापा काटे। ये किसी को अधिकार नहीं है। लेकिन आजकल की महिलाएं इस चीज को नहीं समझती हैं। वो ये समझती हैं कि सब कुछ बना बनाया मिल गया, अब जो मेरे को कुछ कह रहे हैं, टोक रहे हैं या सही रास्ते पर लेकर आ रहे हैं, उनको हटाओ साइड से। बहुत सारी महिलाएं ये भी है जो जिद करती हैं कि मुझे अलग रहना है। क्यों रहना है अलग? कि सास से नहीं बनती है, ससुर से नहीं बनती है, देवरानी है, जेठानी है, इन सबसे नहीं बनती है तो नहीं बनती है। हेडक तुम्हारी है, प्रॉब्लम तुम्हारी है, तुम्हारी नहीं बनती है। तुम्हारे आने से पहले सबकी बनती थी, लेकिन आज तुम्हारी नहीं बन रही है। तो क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं दोष तुम्हारे अंदर ही है। तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है जो फ्रेंडशिप, दोस्ती जैसी चीजें, भावनाएं तुम्हारे बीच में बन जाए। इसीलिए ये सब चीजें बिगड़ रही हैं। और ये जो अलग करने का जो तरीका है ना, ये तरीका किस लिए है? ताकि जैसे होता है पेड़ से उसकी शाखा को काट के अलग कर दो तो वो खुद ब खुद सूख जाएगी। वही तरीका तुम्हारे ऊपर अपनाया जाता है। एक बेटे को एक माँ से अलग करके, परिवार से अलग करके उसको अलग ले जाती है, और अलग ले जाकर उस पर फिर अपना वर्चस्व जमाना, अपना अधिकार जमाना, अपना जबरदस्ती मनवानी हर बात को, नहीं तो उसको मेंटली टॉर्चर करना। और फिर भी वही चीजें वो व्यक्ति सहता है। कब तक सहेगा? एक सीमा होती है सहने की भी। जब वो सह नहीं पाता है तो फिर वो छोड़कर फिर वापस अपनी माँ के, अपने परिवार में आ जाता है, और फिर वो महिला अपने घर, और वहां से सिर्फ मुकदमे। तो कहीं ना कहीं ये चीजें सब आप घुमा फिरा के देखोगे तो जिद के ही कारण ही हो रहा है कि मुझे ऐसे चलना नहीं है। मतलब परिवार को, जो परिवार मिला है ससुराल में, उस परिवार के अनुसार ढलना नहीं है, मुझे अपनी जिद रखनी है। तो आपकी जिद के अनुसार ये परिवार टूट जाएगा, और टूट के कहाँ जाएगा? कोर्ट कचहरी के मुकदमा लड़ाएगा, और साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल बीत जाएंगे। उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा कि मेरे से गलती कितनी बड़ी हो गई। आपने अपना परिवार ही नहीं बल्कि दूसरे का परिवार भी खराब कर दिया। वरना मैं कहता हूं आज के टाइम में जितने भी कोर्ट कचहरी के केस चल रहे हैं, जितने भी चल रहे हैं, एक एक किसी भी पति से पूछ लीजिए, क्या तुम वाकई शादी के बाद अपनी पत्नी को छोड़ना चाहते थे? यह सवाल हर पुरुष से कर लीजिए, हर पुरुष का जवाब यही होगा, नहीं साहब, हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। लेकिन इस महिला ने इतने आतंक मचा दिए घर में, इतना मुकदमे कर दिए हम पर, हमारा मान सम्मान सब कुछ दाव पे लग गया। और आज हमारा मान सम्मान कुछ है ही नहीं, हम समझते ही नहीं अपने मान सम्मान हमारा कुछ है। जिसकी पत्नी कोर्ट कचहरी कर रही हो, जिसकी पत्नी कहीं बाहर भाग रही हो, कुछ पता नहीं कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, कोई अधिकार ही नहीं है उस पर, तो हमारी क्या इज्जत है? वो इज्जत का नाम ही अपने जीवन से डिलीट कर देता है, और वो सोचता है कि जो हो रहा है बस भगवान कृपा है, भगवान भरोसे है, जो भी हो रहा है सही हो रहा है। बस यही चीज चल के वो सोचने का आगे बढ़ता रहता है, जीवन में चलता रहता है। क्योंकि जीवन तो नहीं रुकेगा, व्यक्ति का जो समय है वो तो नहीं रुकने वाला है, वो तो हर घंटे हर दिन बढ़ते जा रहा है।
तो अगर आपकी पत्नी चली गई है बाकी, तो प्रयास करिएगा इसी तरीके से। सेक्शन 9 का अगर आप मुकदमा करोगे तो फिर आप जो है सेक्शन 9 में कई साल तक लटके रहोगे, और कहीं ना कहीं आपको लास्ट में भी, अगर उसने पूरा डिसाइड आपने कर भी लिया, लड़ भी लिया, 3-4 साल आपने बर्बाद कर भी लिए, समय भी बर्बाद कर लिया, पैसा भी बर्बाद कर लिया, और अंततः उसने ये कह दिया कि साहब मैं नहीं रहना चाहती हूं, तो कोर्ट कचहरी कानून के पास कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जबरन एक महिला को एक पुरुष के साथ रख दिया जाए। समझिए इस बात के लिए। इसीलिए कहता हूं एक ही झटके में आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई ये महिला मेरे साथ में रहना चाहती है या नहीं रहना चाहती है। आप बच्चे नहीं हो जो बार बार तुम्हें बताया जाएगा, बार बार तुम्हें सिखाया जाएगा, एक ही बार में उसको पता लग जाएगा कि वाकई वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है या फिर नहीं रहना चाहती है। अगर रहना चाहेगी तो वहीं से तुम्हारे साथ में आएगी, हर प्रकार से तुम्हारे साथ में रहेगी, और अगर नहीं रहना चाहती है तो वहां मना कर देगी और तुम्हारे लिए रास्ता साफ। आप मुकदमे लड़ने हैं तो लड़िए, नसीब में है तुम्हारे, ये मान के चलिए कि मेरे नसीब में ये मुकदमा ही है, मुझे ये लड़ना है। जिसने नसीब समझ लिया कि हाँ मेरा नसीब ऐसा है, अगर खराब नसीब है आपको तो खराब ही समझ लीजिए, और अच्छा नसीब है तो अच्छा समझ के चलिए। और मैं कहता हूं जिस आदमी ने मुकदमेबाजी झेल ली ना, उससे बढ़िया बेहतर इंसान कोई है नहीं। बिना संघर्ष के जीवन भी बेकार है, निरर्थक है। जीवन में संघर्ष भी होना आवश्यक है। ये संघर्ष ही तुमको बताएगा कि तुम हो क्या, तुम्हारी वैल्यू क्या है, तुम क्या चीज हो, कितनी ताकत तुम्हारे अंदर, कितनी क्षमता तुम्हारे अंदर, कितनी मानसिक प्रताड़ना तुम झेल सकते हो। किसी चीज को झेलना भी अपने आप में एक ताकत का वजूद होता है। ऐसे वैसे आदमी झेल भी नहीं पाते हैं। तो इसीलिए अपने आप को शक्तिशाली बनाइए, ताकतवर बनाइए। जो गया सो जाने दीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो ईश्वर पे छोड़ दीजिए, जैसी इच्छा, जैसे भगवान रखेगा उससे आप ऊपर तो जा नहीं सकते हो। तो जैसे आपको आपके सामने आ रही चीजें, परिस्थिति आ रही हैं, उनको झेलते जाइए। कभी भी जीवन में गलत कदम मत उठाइएगा, कभी मत सोचना गलत कदम उठाने का, वरना तुम हारे हुए इंसान हो, तुम बेकार हो, बिल्कुल भी धिक्कार है तुम पर, तुम्हें जीने का भी अधिकार नहीं है। फिर तो गलत कदम कभी नहीं उठाना है। अपने आप को मोटिवेट रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए, बहुत सारे मैं आपको ज्ञान दे सकता हूं, और आपको मोटिवेट जितना भी हो सकता है मैं करता हूं। कानूनी रूप से जितने भी रास्ते बताना चाहता हूं बताता हूं आपके लिए, क्योंकि आज के टाइम में बहुत पुरुष जो है अपना जीवन समाप्त कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता किसी का भी बेटा जाए, किसी का भी भाई जाए। अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग रखिए, मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली। ये 3 चीजों से आप स्ट्रांग रखिए, कोई ताकत तुम्हें नहीं हरा सकती है। और मैं कहता हूं तुम हार भी जाओगे ना, तो हारने के बाद जीत भी तुम्हारी होगी, गारंटी इस बात के लिए। इतने कहना चाहूंगा। आज का वीडियो में बहुत धन्यवाद।